आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। कल हमने वर्ण विचार में वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी, वर्णों में वर्णमाला को पढ़ा था। वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है? स्वर और व्यंजन से, ये पढ़ा था। और स्वरों को पढ़ा था कि स्वर कौन कौन से हैं, इनको कितने भागों में हमने डिवाइड किया है। आज पढ़ते हैं हम व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत होती है कि व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले नहीं जा सकते। जैसे मान लो ये है क, यादा क, तो इसकी ध्वनि क के साथ अ मिलने पर ही पूरी सी ध्वनि आती क, यानी क के साथ अ स्वर मिला तो क्या बना? पूरा क। क के साथ आ मिलने पर क्या बनता है? का। यानी स्वरों के बिना व्यंजन का कोई अर्थ नहीं है। व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते बिना स्वरों। तो इस तरीके से व्यंजन की परिभाषा हमारे सामने क्या हुई कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। और इनको बोलते समय हवा, यानी जब हम कोई वाणी बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो हमारे सांस नली से या कंठ से जो हवा निकलती है वो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। और इनको बोलते समय हवा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। ये तो हुआ व्यंजन। अगर आपको स्वर और व्यंजन में अंतर पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो यह स्वतंत्र रूप से बाहर निकलता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे जो सांस है, वो जो हवा है, वो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ये इनमें अंतर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं। ये ऐसे कॉलम आप बना लीजिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, द, भ, न, प, फ, ब, भ और ये न। ये है, ये देखिए, ये लाइन है क की लाइन। क की लाइन का पहला वर्ड हमारे पास क्या है? क। जैसे हमारे घर के जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो घर का मुखिया होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार क की लाइन का पहला वर्ण क्या है? क। तो इसको बोलते हैं क वर्ग, यानी ये क का परिवार है। नेक्स्ट देखिए, क की लाइन। क की लाइन का पहला वर्ण है क, तो क वर्ग। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ट की लाइन का पहला वर्ण ट, तो ट वर्ग से इसको बोलेंगे हम। इसी तरीके से देखिए त की लाइन का पहला वर्ण है त, तो त वर्ग। नेक्स्ट त की लाइन का पहला वर्ण त, तो क वर्ग। इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क से मैं तक के जितने भी व्यंजन होंगे उनको हम क्या नाम देंगे?
स्पर्श व्यंजन। अब इधर देखिए, क के बाद में अपने पास है य, र, ल और व। य, र, ल और व, इसको हम नाम देते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता क्या है, पहले तो अपनी ये समझते हैं। अंतस्थ यानी दोनों के बीच का स्थान। इन दोनों के बीच का स्थान स्वरों के और व्यंजन के बीच का स्थान। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे जो हवा है वो मुख में स्पर्श तो करती है, पर किस भाग को वह एग्जैक्टली स्पर्श करती है ये हम अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट देखिए, श, श, स, ह, इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको क्यों बोलते हैं ऊष्म व्यंजन? इसका भी एक रीजन है कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में एक रगड़ उत्पन्न होती है, एक उष्मा उत्पन्न होती है ना, गर्मी उत्पन्न होती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो अपने पास जितने भी व्यंजन थे अपन ने उनको डिवाइड कर दिया है। क से लेकर मैं तक के व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, यारा लगा है अंतस्थ व्यंजन, स है ऊष्म व्यंजन। अब इससे नीचे एक लाइन और आती है अपने पास, क्ष, त्र, ग और श। ये क्या चीज है? ये है संयुक्त व्यंजन। क्या चीज है ये? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है आपस में मिलना। संयुक्त मतलब क्या होता है? आपस में मिल जाना। जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक वर्ण बनाते हैं तो वो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो आगे देखिए, क्ष, प्र, तो देखिए क्ष, प्र, ज और श, ये अपने पास है वर्ण। इसको मैंने बताया था आपको संयुक्त व्यंजन। ये देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष, ये किससे मिलकर बना है? क प्लस श। क और श से क्या मिलकर बना है? क्ष। ठीक है, तो ये बना अपने पास श। नेक्स्ट त्र, तो इससे आपको आवाज भी आ रही है, त्र यानी त प्लस र। त और र से क्या बना? त्र। नेक्स्ट देखिए ज, तो ये बना है ज प्लस न्य, इससे मिलकर क्या बना? ज। नेक्स्ट देखिए श, श में श प्लस र की अपने को ध्वनि भी आ रही है, तो यह होगा श। इससे हम कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य शब्द बनाते हैं। क्षमा, क्षत्रिय, त्रिशूल, त्रिनेत्र। नेक्स्ट देखिए जैसे ज्ञान, ज्ञात। नेक्स्ट देखिए श्रमिक और श्रम। इस तरीके से देखिए, अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं ना, तो इस दो भी इसको ऐसे ही वर्ण विच्छेद करना अपने को। आगे जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये वाले वर्ड हम लेंगे। तो यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। व्यंजन थे, व्यंजनों को हमने डिवाइड किया है। क से लेकर मैं तक के जितने भी व्यंजन होंगे वो स्पर्श व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, यानी न तो ये स्वर है न ये व्यंजन है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। नेक्स्ट देखिए ऊष्म, श, 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 ह। इनको बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, यानी रगड़ या ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए श, प्र, य और श, इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन को मैंने बताया है कि ये व्यंजन किस दो वर्णों से मिलकर बना है, नेक्स्ट किस दो वर्णों से मिलकर बना है, और फिर इनसे हम क्या शब्द बना सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए डायग्राम है। यह है मुख का भाग, यह है नाक जिसको बोलते हैं नासिका। इससे निकलने वाले जो व्यंजन होंगे वो नासिक के व्यंजन। मैंने आपको बताया था कि स्पर्श करती है क से लेकर न तक की। सबसे पहले हम देखते हैं क, ये हमारा कंठ है, ये वाला जो स्थान है ना इसको बोलते हैं कंठ, ये है कंठ। यहाँ से जो निकलता है उसको बोलते हैं कंठ। क से लेकर क वाली पूरी लाइन है वो किस में आएगी, क वर्ग है वो किस में आएगा, कंठ में। ठीक है, च वर्ग किस में आएगा, तालु में। च, छ, ज, तो ये च वर्ग किस में आएगा, तालु में। तालु में कैसे, जैसे आप इसका उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, तो ये हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालु से टकरा रही है लगातार। च, छ, जीभ नीचे उठ रही है, ऊपर तालु से टकरा रही है, नीचे उठ रही है, तालु से टकरा रही है, तो च वर्ग होगा तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए त, थ, द, ध। इसको बोलते समय हमारी जीभ है वो उल्टी हो गई, उल्टी होके हमारे तालु से टकराती है, तो जीभ के उल्टी होने को हम बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा के नाम से हम इसको बोलते हैं मूर्धन्य ध्वनि। त वर्ग क्या होगा, मूर्धन्य। नेक्स्ट देखिए त, थ, बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। दांतों को स्पर्श करने की वजह से इसको बोलते हैं दंत, दंतव्य या दंत। कौन सा वर्ग है, स वर्ग। नेक्स्ट देखिए त, ख, द, ये हो चुका, च हो चुका। नेक्स्ट प, फ, ब, भ, न। इसको बोलते समय हमारे होठ आपस में मिल रहे, प, दोनों होठ आपस में मिले, फ, ब, भ, तो ये हमारे होठ आपस में मिलने की वजह से इसको बोलते हैं ओष्ठ। ये नीचे देखिए यहाँ पर ओष्ठ। ये कौन सा वर्ग है, क वर्ग। तो यहाँ पर क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग और क वर्ग। क वर्ग हमारे पास है कंठ। इनका उच्चारण जहां से होता है, मुख के जिस स्थान से इसका उच्चारण होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है। यानी क का उच्चारण कहाँ से हुआ है, कंठ से, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कंठ। च वर्ग तालु से हुआ, इसलिए इसको नाम दे दिया गया तालव्य। ट वर्ग मूर्धा से हुआ, मूर्धन्य। नेक्स्ट ट वर्ग है, इसका उच्चारण दांत से हुआ तो दंतव्य या दंत्य। नेक्स्ट देखिए प वर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से हुआ, होठों से हुआ, इसलिए उसको हमने नाम दिया ओष्ठ। आया समझ में, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्स्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा है कि जहां पर हमारे उच्चारण स्थान करते समय हमारा जो हवा है, मुख से निकलने वाली वायु है, वो जिन जिन स्थानों को स्पर्श करते हुए उच्चारित होती है उसी के स्थान पर उसको नाम दे दिया जाता है। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि किसी भी वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण ङ, ण, ट, थ, द, ध, न, म, ये पांचों वर्ण है वो नासिका से निकलते हैं।
इनको हमेशा हम अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं, जैसे गंगा, मंद, संयम, ये वाले वर्ण है, इनको हम हमेशा अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो संबंध, और इसमें देखिए न और न, इनको हम लिखते समय संबंध, ये भी लिखते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये सोच के आप ऐसा मत सोचना ये शब्द गलत है और ये सही है, नहीं, क्योंकि किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण है उसको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। आया समझ में? जैसे ये गंगा होती है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध शब्द इसका ये होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि ये किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण है। जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो ये वाली चीज अपनी आएगी, विसर्ग संधि, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। स्पर्श व्यंजन हमने समझ लिए, संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ लिया, अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। जब दो व्यंजन एक जैसे, किसी भी वर्ण किसी भी शब्द में दो एक जैसे व्यंजन आते हैं तो वो क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन। पर इसमें यह ध्यान देना पड़ता है कि जो पहला वर्ण होता है वो आधा होता है, सेकंड उसके जस्ट बाद आएगा वो पूरा होगा। जैसे सम्मत, पक्का, मक्का, सिक्का, चक्का। अब देखिए सभी में देखिए, मैं वर्ण पहला आधा, सेकंड टाइम पूरा, क पहला आधा, सेकंड टाइम पूरा, मक्का में क आधा, सेकंड टाइम पूरा। इसी तरीके देखिए सिक्का एक बार आधा, एक बार पूरा, एक बार आधा, एक बार पूरा। ये सारे क्या है? द्वित्व व्यंजन। यानी द्वित्व व्यंजन में पहला जो वर्ण है वो आधा, सेकंड टाइम वाला वर्ण पूरा। यानी एक ही जैसे वर्ण आएंगे पर पहले वाला आधा और सेकंड टाइम वाला पूरा, तो इसको क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। मान लो आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे शब्द जिनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार, यानी एक ही वर्ण दो बार आए परंतु एक बार आधा और दूसरी बार पूरा आए तो वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है। यह है द्वित्व व्यंजन। अब नेक्स्ट देखिए, एक कुछ व्यंजन अपने पास ऐसे आते हैं, मैं कुछ शब्द लिख रही हूं आपके सामने। प्रसिद्ध, उद्देश्य, विद्या, विद्यालय, यहां देखिए एक है चिन्ह, ठीक है। प्रसिद्ध में ऐसे भी हम प्रसिद्ध लिखते हैं, प्रसिद्ध, हम ऐसे भी लिखते हैं प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य में हम ऐसे लिखते हैं उद्देश्य, विद्या में हम विद्या ऐसे लिखते हैं, विद्यालय में विद्यालय ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट चिन्ह का मैंने वो एग्जैक्ट लिख दिया है यहाँ पे, चिन्ह। तो ये देखिए प्रसिद्ध, इसमें जो आधा वर्ण है वो तो चला जाएगा ऊपर, आधे वर्ण के जो बाद में है वो संयुक्त होकर इसके नीचे आ जाता है, इसके टांग में लग जाता है, यानी द के पैरों में लगता है। कौन सा? अगला जो पूरा वर्ण होता है। आधा वर्ण ऊपर चढ़ता है,
नेक्स्ट जो संपूर्ण होता है वर्ण वो उसके पैरों में आ जाता है। इसी तरीके से देखिए उद्देश्य, उद्देश्य में द आधा है, तो ये आधा द हमने ऊपर लिया है ये द, फिर उसके नीचे नेक्स्ट जो द पूरा है वो आया है और ऊपर इसकी मात्रा लगी उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए विद्या, इसमें आप लिखने में बहुत ज्यादा गलती करते हो, आप इसको भी घा लिख देते हो, ये घड़ी वाला लगा देते हो, एकदम से रॉन्ग है। विद्यालय में भी आप ऐसे करते हो, मैं बहुत बार देखती हूँ विद्यालय, एकदम से गलत, क्योंकि इसका शुद्ध शब्द ये होता ना विद्यालय। तो इसको आप लिखते समय क्या लिखोगे, वी द है उसको ऊपर से ऐसे बना के और यहाँ इसके पास में लगाओगे, क्योंकि हमेशा जो छोटा वर्ण होता है मतलब आधा वर्ण होता है वो हमेशा ऊपर जाएगा, नेक्स्ट जो पूरा वर्ण होता है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे बनेगा द, फिर उसी के साथ में यह विद्यालय। इसी तरीके से विद्या बनेगा वी आधा द, उसी के साथ में नीचे हमने जोड़ा है विद्या, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चिहन, चिहन को हम लिखते हैं हा और नीचे हम लगाते हैं न, तो इसी में भी देखिए न पूरा वर्ण है और है आधा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के वर्ण भी हैं। एक छोटी सी चीज और समझा देती हूँ, उसके बाद में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। र के विभिन्न रूप, एक तो होता है र ऐसे पूरा लिखा जाता है, एक र होता है रेस के रूप में, एक र होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। ये वाला रेस रमा राम पूरे शब्द लिखने के लिए यूज में आता है। रेस जैसे कर्म धर्म कर्म, यानी क कर्म, क के बाद में र की आवृत्ति होती है तो अगले वर्ण पर जाता है रेस के रूप में, इसको बोलते हैं रेस। ये देखिए प्रकाश प्रताप। अब इसमें देखिए के साथ ही र की आवृत्ति हो रही, इसके बाद नहीं हो रही। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पैर भी आधा है और र इसके पैरों में आएगा। जहां पर वर्ण के साथ ही र की आवृत्ति होती है, जैसे क्रम, ये होगा क्रम में र इसके साथ जाएगा, और ये होता है कर्म, यानी क के बाद में र आ रहा है तो वो मैच के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट देखिए पाई के रूप में, जैसे ट्रक ड्रम ट्रेन, ये पाई वाले वर्ण सिर्फ ट और ड वाले शब्दों में, जो नीचे से गोलाकार घुमे होते हैं ना, उन वाले शब्दों में ये पाई के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ तक बच्चों अपना स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो गया है। वर्ण विच्छेद हम अपने हिंदी फर्स्ट में या फिर कभी एक छोटे से पाठ के रूप में हम इसको ले लेंगे, जिससे आपको वर्णों का विच्छेद अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।